हेलो लर्नर्स, आई एम शुभम एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री अनफोल्ड। दोस्तों, अगर आपने मेरी तरह 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देख के जोश में आकर साइंस लिया है, क्या बोला तूने? या अगर आप कोविड पीरियड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों, इस वीडियो का एम यही होने वाला है कि आपका साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रहे और आपकी स्टडीज़ में आपकी थोड़ी हेल्प हो। इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि फाउंडेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स कैसे रचा गया। उसके लिए हम थोड़ा प्री एग्जिस्टिंग थियरीज़ और उनके फेलियर्स के बारे में जानेंगे। एंड फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स ने उस टाइम के क्लासिकल थियरीज़ के फेलियर को, जिसे यूवी कैटास्ट्रोफी भी कहते थे, उसे कैसे सॉल्व किया ये देखेंगे। तो 1678 में क्रिस्टियन हुगेंस ने वेव थियरी ऑफ लाइट प्रेजेंट करी, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट का जो मोशन है वो वेव की तरह होगा और जिस मीडियम से लाइट वेव पास होती है उस मीडियम के पार्टिकल्स लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और वेवफ्रंट पर हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह काम करेगा। इसके कुछ समय बाद आई न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट एंड देन मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, जो सजेस्ट कर रही थी कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ ट्रांसमिट भी करेगा और ये फील्ड्स वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। दोस्तों, इन्हीं क्लासिकल थियरीज को अप्लाई करते हुए रेलाय और जेम्स जीन्स ने ब्लैक बॉडी से आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रल रेडियंस को वेवलेंथ का एक फंक्शन मानते हुए एक अप्रॉक्सीमेशन बनाया, जिसे रेलाय जीन्स लॉ कहा गया। लेकिन रेलाय जीन्स लॉ को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, एक आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसा मटेरियल होता है जो अपने ऊपर इंसिडेंट सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके वजह से वो हमें ब्लैक नज़र आता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो एब्जॉर्ब लाइट या फिर रेडिएशन को अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक स्पेक्ट्रम में एमिट करता है। तो आरजेएल का जो अप्रॉक्सीमेशन था, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे ही बेस्ड था, उसके अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़नी चाहिए, जो कि इस प्लॉट में डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, आरजेएल लोअर फ्रीक्वेंसीज पे तो काम कर जाता था, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज पे एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ और बता रहा था। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट तक ही बढ़ती है और उसके बाद कम होने लगती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्लासिकल थियरी लॉन्गर वेवलेंथ यानी इंफ्रारेड रीजन में तो होल्ड कर रही है, लेकिन यूवी रीजन या फिर शॉर्टर वेवलेंथ पे होल्ड नहीं कर रही। आरजेएल की इसी इनकंसिस्टेंसी और यूवी रीजन में किए गए गलत प्रेडिक्शंस को यूवी कैटास्ट्रोफी कहा गया। और जब एग्जिस्टिंग थियरीज एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच नहीं करती, तब हमें फिर से रिसर्च करनी पड़ती है और एग्जिस्टिंग थियरीज को अपडेट करना पड़ता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पता चल रही है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होते जाता है, वैसे वैसे जो एमिटेड रेडिएशन है उसका पीक विजिबल रीजन से इंफ्रारेड रीजन की ओर बढ़ रहा है और इसी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ह्यूमन बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है वो नेकेड आइज से नहीं दिखता। पर जब हम इंफ्रारेड गॉगल्स या नाइट विजन गॉगल्स पहनते हैं तब हम एक दूसरे को अंधेरे में भी देख सकते हैं। क्लासिकल थियरीज मानती थी कि एनर्जी की लेन देन होती है वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही होगी और इस वजह से हमेशा क्लासिकल थियरी का रिजल्ट यूवी कैटास्ट्रोफी ही आता था। लेकिन ये बात एक फ्लॉ है, ये हमें उस समय पता नहीं था। दोस्तों, यूवी कैटास्ट्रोफी ये रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि न्यूटन की क्लासिकल थियरी का ही एक लॉ है, उसके ही अगेंस्ट था, इसलिए ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी था। फाइनली साल 1900 के ही अंत में मैक्स प्लैंक अपनी एक नई और उस समय के लिए काफ़ी अजीब थियरी लेकर आए और इस थियरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर स्टडी करी और यूवी कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करता एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, जिसमें हमें पहली बार प्लैंक्स कांस्टेंट देखने को मिला। दोस्तों, मैक्स प्लैंक की इस थियरी में एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये था कि रेडिएशन जब कहीं पर एब्जॉर्ब या कहीं से एमिट होगा तब वो सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स या अमाउंट्स में होगा और इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा और इस अजम्पशन को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा गया। दोस्तों, इस थियरी के बाद हमारा मैथ और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैच करने लगे और हमारे फिजिकल वर्ल्ड में क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉम्पिटिटर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक ये थियरी साइंटिस्ट को, यहाँ तक कि प्लैंक को भी थोड़ी अजीब लग रही थी। दोस्तों, प्लैंक्स कांस्टेंट का इतना छोटा होना ये एक कारण था कि मैक्रो लेवल पे स्टडी करने वाली क्लासिकल थियरीज उसको देख नहीं पाई, लेकिन माइक्रो लेवल पे या फिर फंडामेंटल लेवल पे उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गाइस, प्लैंक के इसी अजम्पशन को थोड़ा और डिटेल में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो मैंने पहली बार ऐसे वीडियो थ्रू अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश करी है और एडिटिंग भी अभी सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले एडजस्ट करके देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।